हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 9 जिसका नेम है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। और इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे वन शॉट में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। पहले एक मिनट में हाईलाइटर ऑन कर लूँ। तो यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ रेड, पिंक सही है। ओके, एक मिनट। ओके, आप लोगों ने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा होगा कि फोर्स किसे बोलते हैं। किसी बॉडी को अगर हम लोग पुश करें या पुल करें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। तो वही लिखा है, अ फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं, अगर वो रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा, अगर वो मोशन में होगा तो रेस्ट में आ जाएगा। तो यही हमारा फोर्स है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो फिर उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स चेंज शेप ऑफ द बॉडी। भाई कोई बॉडी है, अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो उसका शेप भी चेंज कर सकती है। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकती है जब कोई बॉडी हमारी मोशन में हो। जैसे मान लीजिए आप लोग बाइक से कहीं जा पे रहे हो, अब आप स्ट्रेट डायरेक्शन में तो जाओ कि नहीं। मान लीजिए रास्ते में कहीं पे टर्न आया तो आप लोग हैंडल को टर्न करते हो तभी तो मुड़ जाए, ऐसा वरना सीधे जाके आप गिर जाओगे। तो इसलिए सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगला है फोर्स मूव्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बात करें रेस्ट वाला, जैसे कोई बॉडी हमारी रेस्ट पे है, जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, अब ये हमारा रेस्ट पे है। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है फोर्स मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो फोर्स के पास हमारा डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और सीजीएस सिस्टम में इसको डायन बोलते हैं। फिर से हम लोग फोर्स क्या पढ़ा कि पुल करें या पुश करें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहता है कि फोर्स किसी भी बॉडी को शेप चेंज कर सकता है किसी डायरेक्शन ऑफ मोशन को। और फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला एक होती है हमारी बैलेंस फोर्स, दूसरी होती है हमारी अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए इस एग्जांपल में 3% इधर इस रोप को घसीट रहे हैं और 3% इधर इस रोप को घसीट रहे हैं। अगर हम लोगों को इस टोटल फोर्स देखें तो 300 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है और 300 न्यूटन का फोर्स हमारा इधर भी लग रहा है। अच्छा ये देखिए, हमारे टोटल फोर्स तो हमारा बैलेंस लग रहा है, तो क्या ये रस्सी ना जा इधर जाएगी ना रस्सी इधर जाएगी, मतलब ये दोनों जो हमारी रोप है मतलब बीच में रहेगी। तो जब हमारा नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। फिर से सुनिए, जब हमारा टोटल नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। फिर से देखिए भाई 3% इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे और 3% इधर 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, दोनों में जो हमारा नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊँ, जैसे मैं बॉक्स बनाऊँ, ठीक। अब इधर मैं लगाऊँ 2 न्यूटन का फोर्स, भाई इधर मैं लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का फोर्स, और इधर एक अनदर पर्सन भी लगाए कितने न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स। बट तो इसका नेट फोर्स कितना हो गया भाई, जीरो हो गया। मतलब फोर्स हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। भाई इधर उधर ये शिफ्ट ही नहीं होगा, ना ये बॉक्स इधर जाएगा ना बॉक्स इधर जाएगा, क्योंकि हमारा नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो जब हमारा टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। अच्छा, जब अनबैलेंस फोर्स किसे बोलेंगे, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब इधर 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 400 न्यूटन का फोर्स। तो किस तरफ फोर्स हमारा ज़्यादा है, भाई इधर 100 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है रोप हमारी इधर ही और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी और ये वाले पर्सन हमारे जी जाएंगे। तो जब हमारा नेट फोर्स जीरो ना हो, जब हमारा टोटल नेट फोर्स हमारा जीरो ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। भाई यहाँ पे 100 कितने न्यूटन का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस कर देंगे, मतलब हमारा फोर्स कितने ज़्यादा लग रहा है, भाई 100 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा हमारा लग रहा है। तो जब हमारा टोटल नेट फोर्स जीरो ना हो उसे बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस फोर्स, और जब हमारा नेट फोर्स जीरो हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनर्शिया की। अब इनर्शिया किसे बोलते हैं, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन। अब देखिए इनर्शिया मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी बस में बैठे होंगे, तो अचानक से जब बस चलती है तो पीछे झटका लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा ठीक, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी, जब बस का ड्राइवर जो होता है ब्रेक अप्लाई करता है तो हम लोग की बॉडी आगे की ओर मूव हो जाती है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। जब हमारी बॉडी रेस्ट में है
और वो रेस्ट में ही रहना चाहे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया। मतलब वो मोशन में ना रहना चाहे। जैसे आपके टेबल पे जो बुक रखी हो अभी वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तभी वो फोर्स अप्लाई होगा, वरना वो किस में रहना चाहेगी, रेस्ट में रहना चाहेंगी। तो इनर्शिया एक हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, इनर्शिया एक हमारी प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है हमारी किसी भी बॉडी को, या तो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो। जैसे कभी भी हम लोग क्या कहते हैं, बाइक पर बैठते हैं और पीछे आगे से किसी ने एक्सीलेटर खींचा तो देखिए बॉडी हमारी पीछे मूव होती है, क्योंकि हमारी बॉडी किस में रहना चाहती है, रेस्ट में, वो मोशन में रहना नहीं चाहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया एट रेस्ट किसे बोलेंगे, जब हमारी बॉडी रेस्ट में हो, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया एट रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन किसे बोलेंगे, जब हमारी बॉडी मोशन में है तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई भी हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे एक बॉल है, फर्श पे वो मूव हो रही है, ठीक, रोल हो रहे, नीचे आ रहे, जब हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे भाई तभी तो रुकेगी। जैसे कार मूव चल रही है, हम लोग कार को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक, जब हम लोग ब्रेक्स अप्लाई करेंगे मतलब फोर्स लगाया तभी तो स्टॉप है। इसको हम लोग बोले इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किस बोलेंगे, जब हमारी बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है वो तब तक मूव करेगी जब तक हम लोग कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो इनर्शिया क्या बोलेंगे, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी को अपोज करती है, तो वो रेस्ट में रहे या तो मोशन में रहे। तो इनर्शिया एट रेस्ट किसे बोलेंगे, जब हमारी बॉडी बॉडी स्टेट एट रेस्ट, इट इज कंटिन्यू इन रेस्ट until any external force are not apply। इनर्शिया मोशन किसे बोलेंगे, एक बॉडी है जो तब तक हमारी मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इज इन मोशन, इज कंटिन्यूअस इज मोशन until any external force are not applied। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी इज कंटिन्यू रेस्ट और मोशन। अगर कोई हमारी बॉडी रेस्ट में है या तो मोशन में है, वो तब तक रेस्ट या मोशन में रहेगी जब तक कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब यही कंडीशन हमारी इनर्शिया भी थी। इनर्शिया क्या कहता है कि कोई बॉडी हमारा या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में रहेगा। जब तक रेस्ट में या मोशन में रहेगा जब तक कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। तो यही हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहता है अ बॉडी कंटिन्यू टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब कोई भी अगर कोई किसी भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगा वो रेस्ट में रहेगी या तो मोशन में। इसका एक नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे फुटबॉल है, अभी ये किस में है, रेस्ट में। जब हम लोग ने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये किस में चला गया, मोशन में। तो यही हमारा पूरा कहलाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ इनर्शिया के भी नाम से भी जानते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी और कोई बॉडी हमारी मोशन में तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई भी इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। अब आप लोग अच्छे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझ गए होंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम। अब सेकंड लॉ से पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मोमेंटम किसे बोलते हैं। मोमेंटम है द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी मोमेंटम हम लोग किसे बोलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, मोमेंटम। भाई जहाँ ये पी हमारा मोमेंटम है, एम हमारा मास है और वी हमारा क्या है, वेलोसिटी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी मास और वेलोसिटी का हम लोग प्रोडक्ट कर दे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। अब यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखा है इफ बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब जो बॉडी हमारी रेस्ट पर रहेगी इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड सो मोमेंटम इज जीरो। अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने बॉक्स बनाया, ठीक, अब ये रेस्ट पे तो इसकी कितनी हो गई, जीरो। भाई इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो इसका मोमेंटम भी जीरो हो गया। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मान लीजिए इसका मास m है, अब वेलोसिटी तो इसकी जीरो हो गई। तो अगर हम किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या, तो मतलब इसका हमारा मोमेंटम भी क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। तो मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मोमेंटम। अब मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। भाई मास का क्या हो गया, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारी मोमेंटम की SI यूनिट हो रही है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम हमारी कौन सी क्वांटिटी, मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आशा है कि आप लोग मोमेंटम भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मोमेंटम किसे बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाता है, मोमेंटम मिल जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स उस पर अप्लाइड हो रहा है। एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, और उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल फोर्स
एक्ट कर रहा है। अब इसकी चलिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारा फोर्स होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन मोमेंटम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। और चेंज इन मोमेंटम हमें पता है इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो हम यहाँ लिख लेंगे मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से, तो यहाँ लिखेंगे P2 माइनस का P1, और टाइम को किससे डिनोट करेंगे, टी से। अब हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1 मतलब मोमेंटम ऑफ फाइनल माइनस मोमेंटम ऑफ इनिशियल मतलब mu। अब यहाँ पे अगर हमें m कॉमन ले लें तो क्या बचा, v माइनस का u। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे m v माइनस का u अपॉन में t। अच्छा ये हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी हमारा क्या होता है, एक्सलरेशन। तो हम लोग लिखेंगे m है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो हमारा v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है, एक है। जब कभी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे, k। अब हमारा फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू के एम ए। अब हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर k इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा अब यहीं पे एक क्वेश्चन डिराइव होता है, डिफाइन वन यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब हम लोग वन यूनिट फोर्स किसे बोलेंगे, तो वन यूनिट फोर्स किसे बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस एक्स एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम। अब इसका मतलब जब हमारा 1 किलोग्राम की बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे तब उसी को हम लोग बोलेंगे वन यूनिट ऑफ फोर्स। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 unit of force is defined as the amount of that इकट्ठा हुआ है that produce क्या प्रोड्यूस करता है, an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, कितना मास होगा उसका, ऑफ 1 किलोग्राम मास। तो यही हमारा होता है 1 यूनिट ऑफ फोर्स की। 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, जब हमारा 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमारा 1 यूनिट ऑफ फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 किलोग्राम इनटू में, और एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारी यूनिट। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। अब यहाँ से हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें जो हमारी इक्वेशन बनी थी F इज इक्वल टू के एम ए, यहाँ से हम k की वैल्यू क्या रख देंगे, एम ए। तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया, एम ए। यहाँ पे हम लोग ने k की वैल्यू कितनी रख दी, 1। अब यहीं से हमारा फोर्स का फॉर्मूला डेराइव्ड होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू में एक्सेलरेशन। फिर से देख लीजिए 1 यूनिट ऑफ फोर्स की मदद से हम लोग ने क्या निकाला है, के की वैल्यू, कि यहाँ पे हमें के रिप्लेस करना था। तो हम लोग पता है कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, जब हमारी 1 किलोग्राम की जो बॉडी होती है प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, उसी को हम लोग बोल देंगे 1 यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स हमारा किसके इक्वल हो गया, के इंटू में एम की वैल्यू 1 और हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। वैल्यू जो 1 आई है इसको हम लोग यहाँ रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, मतलब एफ इज इक्वल टू के एम ए में। अब के की वैल्यू हमें पता चल गई 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारी एसआई यूनिट हमें पता ही है फोर्स की होती क्या है, न्यूटन। भी कह सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारा फोर्स का फॉर्मूला भी निकल के आ गया। तो फोर्स का फॉर्मूला आज से क्या, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। हम लोग फोर्स की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फोर्स। तो फोर्स की हमारी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या बन गई भाई, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, हमारी फोर्स की यूनिट जो बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गई हमारी फोर्स की यूनिट। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसे बोलेंगे, जब हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए, चेंज इन मोमेंटम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए, टाइम के। यही होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर हम लोगों को पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू। अब यहाँ से एम हम लोग ने कॉमन ले लिया, बचा क्या, वी माइनस का यू, यही हम लोग ने यहाँ पे रख दिया। और नीचे हमारा क्या चल रहा है, टटाई। अब हमें पता वी माइनस का यू हमारा किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन के, ये रख दिया।
अब हमें पता है जब कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या ऐड करता है, तो क्या है, कांस्टेंट है। फिर हमें यहाँ से हमें की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें पता है कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स किसके होता है, जब हमारी 1 किलोग्राम की बॉडी प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू कितनी निकल गई, 1। इसी को हम लोग ने यहाँ पे रख दिया, तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया मास इनटू में एक्सेलरेशन। और जब हमें पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो हमारा 1 डाइन होता है, डाइन इसकी सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, तो जो हमारा 1 डाइन होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁵ न्यूटन के। तो डिस्कस करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है बुलेट फायर फ्रॉम गन का। आप लोग ने कभी भी देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग क्या कहते हैं गन चलाते तो पीछे से रिकॉइल करते, मतलब झटका देती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी फोर्स आप गन पर लगाएंगे, गन भी उतना ही फोर्स आप पर लगाएगी। तो यही हमारा कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है, कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मतलब किसी भी बॉडी का टोटल मोमेंटम टकराने से पहले, मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद भी उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। मतलब ये जैसे दो बॉल दे रखी हैं, ठीक, ये का मास ma है, उसका भी मास कितना mb, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ub। अब ये बिफोर द कोलिजन, मतलब ये दोनों बॉल जब टकराई नहीं थी। अब जब ये दोनों टकराई तो मतलब इसके पहले वाला जो इनका मोमेंटम होगा, टकराने से पहले वाला जो इनका मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा टकराने के बाद भी। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक छोटी सी डेरिवेशन। अब अभी हम लोग ने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो हमारा मोमेंटम होता है वो होता है हमारा सेम। अब हम लोग ने एक बॉल को, इसका मास ma है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। एक हमारी दूसरी बॉल है mb और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ub। अभी तक इन लोगों का कोलिजन है। अब जब कोलिजन होगा तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू में फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t। मतलब जब कोलिजन जब होगा तो इनकी वेलोसिटी में चेंज होगा, मास में चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज हुआ तो यही वाली बॉल का मास ma आ गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, va। और इस दूसरी वाली जो बॉल है इसका मास हो गया mb और इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, v। तो जब कोलिजन होने से पहले का अगर हम लोग मोमेंटम निकालें तो क्या होगा, p इनिशियल अगर हम लोग निकालें तो मोमेंटम ऑफ बॉल a और मोमेंटम ऑफ बॉल b, ये आ गया हमारा इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम। ठीक, अगर इसका फाइनल मोमेंटम लगा ले मतलब pf, तो वो भी क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बॉल a मोमेंटम ऑफ बॉल b, ये p है। अब pf हमारा क्या, अब इन्हीं दोनों को हम लोग को क्या करना है कि प्रूव करना है कि जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वो होता है हमारा इक्वल। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। जब ये दोनों बॉल आपस में टकराएंगी तो जो बॉल ए होगी वो फोर्स किस पे लगाएगी, बॉल बी पे। भाई जितना ये फोर्स लगाएगी उतना ही बॉल बी किस पे फोर्स लगाएगी, बॉल ए। तो फर्स्ट बॉल ए है वो किस पे फोर्स लगाएगी, बी पे, और जो हमारी सेकेंड बॉल बी है वो किस पे फोर्स लगाएगी, बी है। तो ये इन दोनों का क्या होगा, फोर्स ऑफ ए ऑन बॉल बी निगेटिव होगा फोर्स ऑफ बी बॉल ए। इसको सॉल्व करें तो v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो ये आ गया मास। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक। अच्छा ये होगा बॉल ए का जो दूसरी बॉल भी है उसका फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका, vb माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ub अपॉन में हमारे t। अब इसी तरह निगेटिव में चलेगा। इसी तरह बॉल ए पे जो फोर्स लगेगा मतलब उसकी फाइनल मोमेंटम मतलब हमारा ub, और यहाँ पर आएगा हमारा ua अपॉन में t। अब ये t से t कैंसिल हो गया तो इसकी हम मल्टीप्लाई करें mvb माइनस mub, ये u है, ये माइनस का mva। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस mua। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ कि ये जो mva वाला है इसको मैं इधर ले आऊँ तो यहाँ आ जाएगा प्लस में, तो mva प्लस mvb इक्वल होगा हमारा mua ma, मास हमारा कॉन्स्टेंट mua माइनस mub, ये आ गया हमारा इक्वल। फिर से एक बार समझते हैं कि जब हमारी एक बॉल थी और दूसरी बॉल थी b, तो उसका मास m है, उसकी इनिशियल
वेलोसिटी कितनी है u है, और दूसरी बॉल भी है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u भी। जब दोनों बॉल का कोलिजन हुआ तो जो बॉल इस पर फोर्स लगाएगी, मतलब बॉल ए ने जितना फोर्स बी पर लगाया होगा उतना ही फोर्स बी ने किस पर लगाया होगा। अब जब कोलिजन के बाद, मतलब जब दोनों बॉल आपस में टकराएगी उसके बाद भाई हमें पता है कि मास चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। तो इन दोनों बॉल की जहाँ वी चल रही थी वेलोसिटी अब क्या हो गई वी, तो अब इस नहीं रहा लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई वी है। अब इसका मास सेम ही रहा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी वी बी। अब हमें पता है अगर हम इसका इनिशियल मोमेंटम पी ए प्लस का पी बी, तो मतलब मास ऑफ बॉल ए और वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, मतलब एम ए वी ए प्लस इसका वी एम बी यू बी। इसी तरह फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करें तो इसका आ जाएगा एम ए प्लस वी ए और इसका आ जाएगा एम बी इंटू में वी बी। तो ये आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये आ गया हमारा फाइनल मोमेंटम। अब यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कोलिजन के पहले और बाद भी वो होता है हमारा इक्वल। तो इसी को हम लोग को प्रूव करना था, तो हमने पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज अपोजिट टू इट्स रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स ए ने बी पर लगाया हो उतना ही फोर्स बी ने ए पे लगाया। तो यहाँ पर आ गया हमारा नेगेटिव साइन, मतलब फिर इसको हम लोग ने कैलकुलेट, फोर्स का फॉर्मूला कहता है एम वी माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है वी बी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू बी, अपॉन में चला हमारा टी। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन एम, अब यहाँ पे यू ए इसकी फाइनल वेलोसिटी और यहाँ पे आ गई बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी। दोनों में टाइम हम लोग ने कैंसिल आउट कर दिया तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, वी बी माइनस का एम यू बी इक्वल में आया माइनस का एम वी ए माइनस माइनस प्लस और एम यू ए। अब हम लोग ने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया, वी ए यहाँ माइनस में था, इधर इसमें क्या है प्लस में, अब ये हमारा एम वी बी आ गया। अब इसी तरह हमारा जो एम यू है ये माइनस में था, इधर एम यू बी हमारे किस में आ गया प्लस में। तो हम लोगों ने देखा कि जो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन जो बॉल का होता है वो होता है हमारा मोमेंटम सेम। तो इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर भी हमारा एंड हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वन शॉट वाली तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रहा अपना चैनल लर्न विद प्रखर नेम से, अभी इसमें 130 सब्सक्राइबर है। अभी आगे भी आप लोगों को अपना और प्यार दिखाना है, इसको पूरा 150 करना है। ये हमारा 1 वीक का टारगेट है। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ भी आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको ये वन शॉट वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।